दोस्तों, आज हम आंत के ऊपर के भाग से होने वाली ब्लीडिंग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में मुंह से वोमिटिंग में या खून आने की प्रवृत्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि पेट में जी मिचलाने के बाद कुछ खून की प्रवृत्ति हो जाती है। और केवल यही नहीं, बल्कि आंत के ऊपरी हिस्से में ब्लीडिंग होने से वह मल द्वार के द्वारा भी कई बार अनेक रूपों में देखी जा सकती है। तो आंत के ऊपरी हिस्से से होने वाली ब्लीडिंग के बारे में आइए कुछ चर्चा आगे करते हैं। तो पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअली जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जहाँ से ब्लीडिंग होती है उसको हम कहाँ तक समझें। तो ब्लीडिंग प्रॉक्सिमल टू दिस ब्लीडिंग प्रॉक्सिमल टू द लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। जो लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स है, ये मैं आगे अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स कहाँ तक है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है इसको हम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होने वाली ब्लीडिंग कहते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये ईसोफेगस है यहाँ पर, और ईसोफेगस के बाद फिर ये स्टमक होता है और स्टमक ये ड्यूडिनम से कनेक्ट हो जाता है और फाइनली ये जेजुनम है। तो यहाँ पे एक लिगामेंट आप देख रहे हैं। ये लिगामेंट जेजुनम को से अटैच रहता है और जेजुनम इस कारण से थोड़ा सा ऊपर की ओर रेस्ड और रहता है। इसके पीछे वाला जो ये ड्यूडिनम का भाग है ये पेरिटोनियम के पीछे होता है, जबकि जेजुनम जो है ये पेरिटोनियम के अंदर होता है। तो इस लिगामेंट से ऊपर यानी कि इस पूरी ड्यूडिनम, स्टमक, ईसोफेगस, यहाँ से आने वाली जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली उसको अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कहा जाता है। अब इसका प्रेजेंटेशन कितने प्रकार से हो सकता है। जो सबसे पहला है वो है हिमेटिमेसिस, हिमेटीएमेसिस, मतलब कि ब्लड की वॉमिटिंग, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। सबसे पहला जो है वो खून की उल्टी का होना। दूसरा क्या है, मेलिना। मेलिना का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी आंत के ऊपर के हिस्से में हल्की ब्लीडिंग होती है तो वह ब्लड नीचे लेटरिन के रास्ते से बाहर निकलता है। उस समय चूंकि वह ब्लीडिंग पहले हो चुकी होती है, उस अवस्था में वो जो ब्लड है वो ब्लैक कलर का और टेरी जो है स्टूल हो जाता है, यानी कि वो नॉर्मल कलर से अलग हुआ हुआ स्टूल, जो नॉर्मल ब्राउन कलर या येलो कलर स्टूल होता है उससे वो डिफरेंट हो जाता है। तो मेलिना का मतलब ये है कि गुदा मार्ग से काले रंग का स्टूल जो है लैट्रिन का पास होना, वो मेलिना है। ये भी आंत के ऊपरी हिस्से में ब्लीडिंग होने को दर्शाता है। तीसरा है हेमेटोचेजिया। हेमेटोचेजिया का मतलब है रेक्टम या गुदा से फ्रेश ब्लड का आना, यानी कि यदि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ी हुई है तो ऊपर के भाग में होने वाला ब्लड भी नीचे बहुत शीघ्र पहुंच करके वो गुदा मार्ग से बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार से वोमिटिंग में ऊपर मुंह से निकलता है, इसी प्रकार से ये नीचे के भाग से निकलता है। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हीमेटोचेजिया। हम इसको क्या कहते हैं, हीमेटोचेजिया। इसके बाद क्या होता है, एनीमिया। ऑब्वियसली जब भी शरीर से ब्लड का बहुत अधिक मात्रा में लॉस होगा तो वहाँ पे वो एनीमिया हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। रोगी जो है वो पेलोर दिखाई देगा, यानी कि सफ़ेद, उसके मुंह पे सफ़ेद रंग का दिखाई देगा और पेलोर हो जाएगी। अगर हम देखेंगे उसकी आंखों में तो पेलोर हो जाएगी। और साथ ही साथ जब बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है तो नॉर्मली तो मल में ब्लड नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम उसकी लेबोरेटरी जांच कराते हैं तो ओकल्ट ब्लड का मतलब ये होता है, ओकल्ट कहते हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, तो वो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, यानी कि आरबीसी स्टूल में जो है वो पता लग जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन हैं जो कि आंत के ऊपरी हिस्से से, यानी कि खाने की नली, आमाशय और जो ड्यूडिनम है वहाँ से होने वाले रक्त के संदर्भ में। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ब्लीडिंग हुई तो लगभग जो 75% यानी कि 3/4 जो केसेस हैं उनमें ये स्वतः ही रुक जाती है, अधिकांश में ऐसे ही रुक जाती है। और जो बचे हुए 1/4 यानी कि 25% जो केस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कई बार सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है।
या फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, और यदि बहुत अधिक मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट ब्लड का निकला है और किस रेट से निकला है। यानी कि बहुत फास्ट निकला है तो उतना ही अधिक कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके कारणों की। तो सबसे पहले हम कॉमन यानी कि जो साधारण रूप से कॉमनली होने वाले जो कोज होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर। देखिए, पेप्टिक अल्सर जो टर्म है वो बेसिकली दो अल्सर्स के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें एक होता है ड्यूडिनल अल्सर और दूसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर। इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो दोनों में ही जो है वो ब्लीडिंग होने का अंदेशा होता है। यानी कि जो गैस्ट्रियम यानी कि स्टमक है और उसका आगे का ड्यूडिनम, दोनों में अल्सर होने की वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। फिर उसके बाद बी, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि जो स्टमक की जो अंदर की म्यूकोज़ा है, श्लेष्म कला है, उसमें सूजन आने की वजह से, फ्रिजिलिटी होने की वजह से वहाँ से भी ब्लीडिंग हो जाया करती है। और साथ ही साथ ईसोफेजाइटिस यानी कि जो ईसोफेगस या खाने की नली है उसमें भी सूजन होने के कारण से ब्लीडिंग हो सकता है। एक कारण और होता है जिसको हम कहते हैं मैलरी वीच सिंड्रोम। क्या कहते हैं? मैलरी वीच सिंड्रोम। ये मैलरी वीच सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कई बार बहुत तेज़ी से खांसी आने से या बहुत तेज़ी से वॉमिटिंग आने से जो ईसोफेगस है बॉडी का, उसमें क्या होता है, सुपरफिशियल म्यूकोजल लेसिरेशंस हो जाते हैं। मतलब कि वो टीयर हो जाती है, जो है इतना फोर्स लगता है पीछे से खांसी का, डायफ्राम इतना तेज़ी से जो है वो स्पाज्म करता है, या कफ से और वॉमिटिंग से इतना तेज़ी से होता है कि जो ईसोफेगस की अंदर की जो मेम्ब्रेन है, म्यूकोज़ा है, उसमें बहुत सुपरफिशियल यानी गहरा नहीं होता, वो सुपरफिशियल वहाँ से वो फट जाती है, और उसके कारण से जो है ये ब्लीडिंग होना के हो हो सकती है। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो है ईसोफेजियल वेरिसिस। ईसोफेजियल वेरिसिस का मतलब ये होता है कि ईसोफेगस के नीचे के भाग में जो वेन्स होती हैं उनका फूल जाना। जिस प्रकार से पाइल्स में जो हेमोरॉयड वेन होती हैं, एनल कैनाल की वेन होती हैं, वो फूल के ब्लीडिंग करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ईसोफेगस में भी वेन्स फूल करके जब कई बार ब्लीडिंग, बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग इसमें होती है। और ईसोफेजियल वेरिसिस का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन, और पोर्टल हाइपरटेंशन का भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है सिरोसिस ऑफ लीवर। यानी कि लीवर में जब काठिन्य या सिरोसिस हो जाती है तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो करके जो ड्रेनिंग वेन्स होती हैं बैक प्रेशर के कारण से वो फूल जाती हैं। और ऐसा 3 स्थानों पर मुख्यतया होता है। पहला ईसोफेगस में, दूसरा जैसे मैंने बताया हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइडल वेन यानी एनल कैनाल में, तीसरा नाभि के चारों ओर। और इसी के साथ साथ ये जो वेन्स अंदर पेट में स्वेल करती हैं बैक प्रेशर के कारण से, स्प्लिन भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ एसाइटिस यानी कि पेट में पानी का इकट्ठा होना भी होता है। तो ये जो कुछ मैंने कारण बताए ये कॉमन कॉज हैं। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं अनकॉमन कॉज की। कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो बहुत अनकॉमन होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यानी कि स्टमक में कैंसर का होना, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन का होना, और हीमोबिलिया या कई बार इसको हीमेटोबिलिया भी कहते हैं, जब जो बाइल ट्री है या बिलियरी जो चैनल्स हैं वो डायरेक्ट ब्लड वेसल से कम्युनिकेट हो जाते हैं ड्यू टू सर्जरी और सम अदर रीजन्स, उसमें भी ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ड्यूडिनल डाइवर्टिकुलम, जो ड्यूडिनम है यानी कि छोटी आंत का पहला भाग है, उसमें डिवर्टिकुलम का मतलब होता है बाहर की तरफ आउट पाउचिंग। जिस प्रकार से गुब्बारे की दीवार कमज़ोर हो जाने से वो बाहर की ओर आउट पाउचिंग हो जाती है, तो इस ड्यूडिनल डाइवर्टिकुलम में भी ब्लीडिंग हो सकती है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। अब जब हम ये पता लगा लें, सबसे पहले देखिए डायग्नोसिस हमको थोड़ा सा बाद में करना है, सबसे पहले हमको रोगी को तुरंत मैनेज करना है ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। उसके बाद जो कारण होगा उसके अनुरूप चिकित्सा की जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है उसको इमीडिएट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो ब्लड देख करके रोगी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन और घबरा जाता है, तो इसलिए उसको काउंसलिंग कंसोल करके, और सबसे पहले जो 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम A B C कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं A
बी और सी ये क्या होते हैं, एयरवे प्लस ऑक्सीजन। सबसे पहले एयरवे को मेंटेन कर दें, तो क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है कि अंदर क्लॉट जम के कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम हुई, तो सबसे पहले एयरवे को क्लीन करके पेशेंट को कंफर्टेबली लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटा करके और ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दें। उसके बाद ब्रीदिंग को देखें, यदि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो ब्रीदिंग को हमें असिस्ट करना पड़ेगा। हमें बाहर से या तो जो है हम मास्क से, या फिर जो है हम उसको यदि पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो हमको फिर उसको असिस्टेड रेस्पिरेशन भी देना पड़ेगा इंट्यूबेशन करने के बाद। और तीसरा सर्कुलेशन, क्योंकि इतना ब्लड लॉस होने के कारण से पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक फॉल हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको फ्लूइड थेरेपी या अगर आवश्यकता हुई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। अब दो चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, पहला है कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, के क्या हमको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी चाहिए, वी कैन वेट, हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं। स्टमक को खाली करने के लिए भी ऐसा होता है, लेकिन इसको वेट किया जा सकता है। और एक कैथेटर, ताकि हम जो यूरिन आउटपुट है उसको मेजर कर सकें। तो ये तो इमीडिएट मैनेजमेंट की बात हो गई। अब इसके बाद हम साथ ही साथ उसकी एक हिस्ट्री भी ले लें कि कारण, ताकि हमको पता लग जाए, क्योंकि जो सिरोसिस का पेशेंट होगा वो बहुत लंबे समय से होगा, और जिसको अल्सर होगा उसको भी बीच में अल्सर की हिस्ट्री ज़रूर मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मोड ऑफ ब्लीडिंग क्या है। उसको वॉमिटिंग यदि हो रही है और बहुत अधिक मात्रा में हो रही है तो हमको सबसे पहले पेप्टिक अल्सर या ईसोफेजियल वेरिसिस के बारे में सोचना है। उसकी रेट क्या है, कितना फ्रेक्वेंटली वो हो रही है, या पेशेंट को एक वॉमिटिंग केवल एक बार हुई है उसके बाद नहीं हुई है, ड्यूरेशन कब से हो रही है, फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी, और साथ ही साथ कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब ये होता है कि इसके साथ उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे क्या वो पहले से ही एनीमिक तो नहीं है। यदि वो पहले से एनीमिक है और कुछ ब्लीडिंग हो जाती है तो उस समय उसकी कंडीशन और भी क्रिटिकल हो सकती है। या उस पर्सन को कहीं ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ तो नहीं है, यानी कि उसको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। कई बार स्किन के नीचे से होने लग जाती है, कई बार पाइल्स से होने लग जाती है, कई बार नाक से होने लग जाती है, और कई बार जो है वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। तो उसकी भी जो है हिस्ट्री लेनी होगी। और साथ ही साथ क्या वो रोगी कोई ड्रग ले रहा है, जैसे वारफेरिन जो कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, या फिर NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो कि पेन के लिए बेसिकली ली जाती हैं, वो भी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इरोजन उत्पन्न करती हैं। तो एक ये ब्रीफ हिस्ट्री लेने के बाद फिर हमको तुरंत उसका एग्ज़ामिनेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन देखेंगे, उसमें सबसे पहले उसकी कंडीशन सारा कुछ देखने के बाद, और क्लिनिकली हम अधिकतर केस में पता लगा लेते हैं, 60% केसेस में पता लगा लेते हैं कि इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है असेसमेंट ऑफ द ब्लड लॉस। हम ये कैसे पता लगाएं और कैसे उसका, क्योंकि उपचार बेसिकली इसी पे निर्भर करता है। तो कितना उसका ब्लड लॉस हुआ है इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हम यदि उसको 750 ml ब्लड लॉस हुआ है यानी कि 15%, इसी प्रकार से 750 से 1500, 25 से 30%, ये क्लास बढ़ती चली जाएंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, इस तरीके से जाएंगे। 1500 से 2000 ml और 2000 से अधिक, जो कि 40% की श्रेणी में आ जाएगा बेसिकली। तो उसी के हिसाब से हम जब पल्स देखते हैं तो जितना अधिक ब्लड लॉस होगा पल्स उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। 15% लॉस में हम देखेंगे कि उसकी पल्स 100 के आसपास रहेगी, और जब 750 से 1500 लॉस होगा तो 100 से ऊपर चली जाएगी, 1500 से 2000 में 120, और यदि 140 से ऊपर जा रही है तो वो क्लास 4 में, यानी कि 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस वहाँ पे हो गया है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इसके बाद बीपी नॉर्मल है, समस्या नहीं है, क्लास 2 में नॉर्मल है, क्लास 3 में जो है वो फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, और ऐसे ही पल्स प्रेशर की बात होती है, इसमें नॉर्मल, क्लास 2 में डिक्रीज हो जाएगा, क्लास 2 से क्लास 4 तक। रेस्पिरेटरी रेट, जैसे जैसे ब्लड लॉस ज़्यादा मात्रा में होता जाएगा ऐसे ऐसे उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद यूरिन आउटपुट, यानी कि उसको कितना मूत्र आ रहा है, तो ये यूरिन आउटपुट देखना पड़ेगा उसका। ये हम मेज़र करेंगे पर आवर के हिसाब से कितने ml उसको आ रहा है। तो जैसे जैसे जो है वो ब्लीडिंग बढ़ती चली जाएगी उसका जो यूरिन आउटपुट है वो
कम होता चला जाएगा, और जब बहुत अधिक ब्लड लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे नेग्लिजिबल यूरिन उसको आएगा। इसके बाद इसकी जो ब्रेन है उसमें क्या क्या कंडीशन है उसकी, वो किस प्रकार से है, वो हम जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है उसका वो जो पहली स्टेज है उसमें थोड़ा सा एनेक्सियस होगा, उसके बाद क्लास 2 में माइल्डली एनेक्सियस होगा, उसके बाद फिर कन्फ्यूजन में चला जाएगा, और कन्फ्यूजन के बाद फिर जो है वो कोमा की ओर अग्रसर हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो क्लास 1 है उसमें क्रिस्टलोइड यानी कि प्लाज्मा, क्रिस्टलोइड यानी कि जो नॉर्मल सेलाइन और रिंगर लैक्टेट्स करेंगे। क्लास 2 में भी नॉर्मल सेलाइन रिंगर लैक्टेट यानी क्रिस्टलोइड करेंगे, और जब क्लास 3 आ जाएगी तो वहाँ पे हम ब्लड जो है वो करेंगे, या प्लाज्मा को हम करेंगे, और साथ ही साथ क्लास 4 में भी सेम वही क्रिस्टलोइड और ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ बेसिकली किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसी के हिसाब से हमको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशंस की ओर। इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एंडोस्कोपी, जो कि ओजीडी यानी कि मुंह के द्वारा, ईसोफेगो गैस्ट्रो डेडिनोस्कोपी यानी कि जिसमें ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडिनम तीनों देखे जाएंगे, और नीचे की ओर से देखने के लिए यदि जो ब्लीडिंग है वो नीचे ये कंफर्म करना है तो हम कोलोनोस्कोपी यानी कि पूरी कोलोन की बड़ी आंत की जांच करेंगे। सीटी स्कैन टू नो द पैथोलॉजी इन द एब्डोमेन, एंजियोग्राफी, और साथ ही साथ सीबीसी जिसमें हमको हीमोग्लोबिन का लेवल और साथ ही कोई इन्फेक्शन का भी पता लगेगा, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच तैयार रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सके, क्योंकि वही उसके लिए लाइफलाइन होगी। जहाँ तक गैस्ट्रोस्कोपी की बात है तो ये जो एंडोस्कोपी है बेसिकली ये डायग्नोस्टिक भी है और थेरेप्यूटिक भी है। यदि जांच करने के दौरान ये लगता है कि ईसोफेगस से ब्लड वेन से निकल रहा है तो उस स्थान पर बेंडिंग या स्क्लेरोथेरेपी साथ के साथ ही की जाती है, तो उस कंडीशन में ये थेरेप्यूटिक भी होता है। कई बार हमको एड्रेनलिन के इंजेक्शन उस साइट पे देने होते हैं लोकलाइज्ड, उनको वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए, ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक कर जाएं। हीट प्रोब है, आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन है, ये बहुत सारी मेथोडोलॉजी हैं जिससे हम ब्लड को रोक सकते हैं जहाँ से वो ब्लड बह रहा है, और जो वेरिसेस हैं उनकी बेंडिंग और प्लस लेज़र के द्वारा भी कोगुलेशन भी किया जा सकता है। तो आवश्यकता के अनुसार जो थेरेपी हैं वो की जा सकती है ताकि जहाँ से जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो ठीक की जा सके। और यदि ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है एंडोस्कोपी के द्वारा भी ये सारे काम करने के बाद, तो फिर सीवियर कंडीशन में हमको सर्जरी का सहायता लेना पड़ेगा ताकि हम उस स्थान को ओपन करके वहाँ से उस ब्लीडिंग को क्लोज कर सकें। अब इसमें जहाँ तक रिस्क फैक्टर की बात आती है, सबसे पहले यदि पेशेंट जब आता है और वो शॉक में यानी कि उसका बीपी बहुत फॉल हो चुका होता है तो वो एक कंडीशन लीथल होती है। हीमोग्लोबिन का 8 से कम होना, एज का 60 से ऊपर होना, गैस्ट्रिक अल्सर का होना, और एक बार ब्लीडिंग रुकने के बाद दोबारा ब्लीडिंग होना, और स्पर्टिंग वेसल यानी कि जो वेसल्स हैं वो एक्सपोज होकर के स्पर्ट कर रही हो यानी कि उनसे डायरेक्ट ब्लड बाहर आ रहा हो, जैसे कोई आर्टरी है। ऐसी कंडीशन में जब तक उसको लाइगेट नहीं करते हैं किसी सूचर से तब तक वो ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, और ब्लड डेफिशिएंसी। तो इस प्रकार से ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इन रिस्क फैक्टर्स के साथ ही फिर हमको आगे उसका प्लान करना पड़ता है। तो कुछ एक यहाँ पे जो है मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एंडोस्कोपी में ये इरोजन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इरोजन्स आप देख सकते हैं, म्यूकोजल इरोजन्स हैं, ये ब्लीडिंग का एक कारण है। इसके बाद जब हम बहुत सारे रोगी या पर्सन जो एस्पिरिन या अन्य दर्द वाली दवाएं खाते हैं उनके भी जो ये अंदर स्टमक में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे अल्सर या सुपरफिशियल अल्सर भी देखे जा सकते हैं। ये एक बड़ा गैस्ट्रिक अल्सर है जो बेनाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हीलिंग और अल्सर दोनों फेज साथ साथ चल रही हैं। और ये ड्यूडिनम अल्सर है जो कि ड्यूडिनम में एक और दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो लेसर कर्वेचर पे अधिकतर पाए जाते हैं। और ये कार्डियक एंड जो है स्टमक का, वहाँ का कैंसर है, कार्डियक कार्सिनोमा। और ये मैलरी वीज टीयर है। मैलरी वीज टीयर होने के बाद जो ब्लीडिंग है वो कोगुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस टीयर के कारण से इसको मैलरी वीज टीयर या मैलरी वीज सिंड्रोम कहते हैं। और यहाँ पे दो अल्सर आप ईसोफेगस में देख सकते हैं, एक अल्सर ये है, दूसरा अल्सर ये है।
ये भी ब्लीडिंग का एक कारण हो सकते हैं। और इस कंडीशन में आप बहुत सारी जो ईसोफेजियल वेरिसिस देख रहे हैं, जो फूली हुई वेन दिखाई दे रहे हैं, इनके फटने से भी जो है वो, जैसे मैंने बताया कि ईसोफेजियल वेरिसिस जो है पोर्टल हाइपरटेंशन में मुख्यतया पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के कारण उसका कैसे डायग्नोस किया जाए और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।